हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अविविजन में। आज हम सभी एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविविजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ्स एवं इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइजिया बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। ऑप्शन सी है, आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। और ऑप्शन डी है, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। आपको बताना है कि आइजिया बर्लिन का कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए। सही नहीं है पर हमें फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आइजिया बर्लिन को राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति कभी भी संदेह नहीं रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और अवश्यतया नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? ऑप्शन ए है रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक हायेक, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट मींस की जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और अवश्यतया नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। मैं आपको बताते चलूं कि जॉन रॉल्स की एक बहुत ही फेमस कृति रही है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। जॉन रॉल्स ने यह तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित हैं, उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यायपूर्ण समाज और एक उत्तम समाज में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा था कि एक न्यायपूर्ण समाज और उत्तम समाज में बहुत अंतर होता है। एक न्यायपूर्ण समाज और उत्तम समाज एक ही बात नहीं है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, परंतु यह उसकी पर्याप्त शर्त नहीं हो सकती। और समाज में न्याय के अलावा दूसरे नैतिक गुणों की प्रधानता हो सकती है, परंतु अन्यायपूर्ण समाज विशेष रूप से निंदनीय होगा। न्याय के नियम किसी समाज को जितनी दृढ़ता से बांधते हैं उतनी दृढ़ता अन्य नैतिक गुणों में नहीं पाई जाती। अन्य नैतिक गुण प्रशंसनीय हो सकते हैं, परंतु वे न्याय की तरह मनुष्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और अवश्यतया नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है एफ.ए. हायक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन डी है जे हेबरमास। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से वे स्कॉलर हैं जिन्होंने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स नामक आलेख लिखा है। रॉबर्ट नॉजिक समकालीन अमेरिकी दार्शनिक हैं जिन्होंने स्वेच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। तो ये बात याद रखनी है आपको। और रॉबर्ट नॉजिक की एक बहुत ही फेमस कृति है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इनकी फेमस कृति रही है, जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी। याद रखेंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन से वे स्कॉलर हैं जो समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। ऑप्शन ए है एल्सेडियर मैकेंटायर, ऑप्शन बी है माइकल सैंडल, ऑप्शन सी है माइकल वॉल्जर, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक हायक। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक हायक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा। समुदायवाद के ये प्रतिपादक नहीं है। बाकी ये तीनों एल्सेडायर मैकेंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर और इनके अलावा एक और नाम आता है चार्ल्स टेलर, ये सभी समुदायवाद के प्रतिपादक हैं। एल्सेडायर मैकेंटायर का 2 बुक बहुत ही फेमस है। ये एक स्कॉटिश फिलोसोफर है और इनकी बुक रही है आफ्टर वर्च्यू, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी। और सेकेंड जो इनकी बुक है वो जस्टिस विद रेशनैलिटी, जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी। तो ये 2 कृतियों को आपको याद रखना है, जो कि एल्सेडायर मैकेंटायर के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड है माइकल सैंडल, ये भी समुदायवाद के प्रतिपादक है और ये एक अमेरिकन फिलोसोफर है। और इनकी जो बुक है उसका नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जो कि 1982 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर भी एक अमेरिकन फिलोसोफर है और इनकी जो बुक है उसका नाम है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा एक और नाम आता है समुदायवाद के प्रतिपादकों में, जिसका नाम है चार्ल्स टेलर, और इनकी बुक है सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी। तो आप सभी याद रखेंगे। आप चाहें तो इस चीज को रिपीट करके सुन सकते हैं अपने वीडियो के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक हायक। फ्रेडरिक हायक समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? आपको बताना है कि इसमें डेमोक्रेसी का फीचर्स कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, ऑप्शन बी है सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, ऑप्शन सी सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, जिसे सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है ए और सी सही है, ऑप्शन बी है ए सी डी सही है, ऑप्शन सी है ए बी सी सही है, या फिर ऑप्शन डी सभी सही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी सी डी, ये चारों सही हैं। देखिए
लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। ये भी सही बात है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, जिसे हम लोग सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ए बी सी डी ये चारों स्टेटमेंट डेमोक्रेसी के फीचर्स को बताते हैं। ये सभी करेक्ट हैं। देखिए, प्लेटो से लेकर आज तक के राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे तो लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र ये तीनों एक ही नाम है। राजनीति विज्ञान में ये चर्चा का विषय रहा है। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस, DEMOS, जिसका अर्थ है जनसाधारण, और इसमें क्रेसी शब्द भी जोड़ा गया है जिसका अर्थ है शासन या सरकार। इस तरह आप देखेंगे तो लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ ही जनसाधारण या जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी वह इसके शब्दार्थ के बहुत निकट है। इनके अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन प्रणाली है। According to Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, for the people and by the people. और उदार लोकतंत्र के समर्थक जो हैं वो लोकतंत्र की संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर विशेष बल देते हैं। किसी देश में लोकतंत्र है या नहीं, यह पता लगाने के लिए वे यह जांच करते हैं कि वहां पर सरकार इन संस्थाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से चलाई जाती है या नहीं। उनका विश्वास है कि जनसाधारण की इच्छा को शासन का आधार बनाने के लिए ये संस्थाएं और प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं। अन्य कोई ढांचा चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, लोकतंत्र की भावना को कार्य रूप नहीं दे सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ ऑथर दे चुका है और दूसरी तरफ जो है उसके पुस्तक का नाम है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट मैच होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैच करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप एक ऑथर और बुक का नाम अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करके आ सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑथर और बुक का नाम पता है तो आप करके आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप एक ऑथर और बुक का नाम जानेंगे तो वो उस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और उनके बुक का नाम तो आपको जानना ही होगा। देखिए, सुजान मोलर ऑकिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली से रिलेटेड है। अमर्त्य के सेन का जो बुक का नाम है वो है आइडिया ऑफ जस्टिस। ब्रिया बेरी की जो पुस्तक है वो है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, और टॉम कैंपबेल का जो बुक का नाम है उसका नाम है जस्टिस। दैट मीन्स कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 इसका करेक्ट मैच होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है यह रिकॉर्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। ऑप्शन बी है श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। ऑप्शन सी है प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। ऑप्शन डी है उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। आपको नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है ए और बी सही है। ऑप्शन बी है बी और डी सही है। ऑप्शन सी है ए, बी और डी तीनों सही है।
ऑप्शन डी है ए बी सी डी चारों सही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए बी और डी ये सही है। बाकी जो सी ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है, जबकि मार्क्स के अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को जब आप पढ़िएगा तो उसमें बोला गया है कि प्रत्येक पदार्थ का जो मूल्य है वो उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती होता है ना। जब मार्क्स के अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें यह बात कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती होता है, जबकि यहाँ नहीं है दिया हुआ है, निगेटिव बात कर रहा है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी, ए, बी और डी सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अतिरिक्त या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहा जाता है, वो मार्क्सवाद का आर्थिक आधार प्रस्तुत करता है। अतिरिक्त या अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद का आर्थिक आधार हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का सामान्य सामाजिक सारत्व केवल श्रम है। अगर आप परंपरागत अर्थशास्त्र को देखेंगे तो परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के 4 तत्व गिनाए गए हैं। फर्स्ट है भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मार्क्स ने तर्क दिया था कि इनमें से 3 तत्व, भूमि, पूंजी और संगठन, वास्तविक उत्पादन की कोई क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि इनमें जो कुछ लगाया जाता है ये उसी का पुनरुत्पादन मात्र करता है। अतः सही अर्थ में ये तत्व कोई मूल्य पैदा नहीं करते, केवल श्रम ही ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करता है। अतः श्रम ही मूल्य का यथार्थ स्रोत है। तो याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए, बी और डी, अर्थात मार्क्स के अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के लिए ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ऑप्शन सी जो है, दैट मींस कि स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। ऑप्शन ए है सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन बी है पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। ऑप्शन सी है दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। ऑप्शन डी है क्रांति की राजनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना। ऑप्शन ए है ए और डी सही है, ऑप्शन बी है ए, सी और डी सही है, ऑप्शन सी ए, बी और सी सही है, या फिर ऑप्शन डी ए, बी, सी सही है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन डी में यहाँ डी होगा, ए, बी, सी, डी चारों सही है, ये होना चाहिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखेंगे आप लोग। ए, बी, सी, डी चारों सही है, डी में ए, बी, सी, डी चारों होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी, डी ये चारों सही है। मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान रहा है। ऑप्शन ए सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी के अग्रदल के रूप में, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत रहा है, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। ये भी बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन सी है दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। ऑप्शन डी है क्रांति की राजनीति और दाव पेच का उनका सिद्धांत। ये चारों ही ऑप्शन, ये चारों ही स्टेटमेंट सही है।
देखिए, व्लादिमीर इलिच लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने अपनी अनेक कृतियों के माध्यम से मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार के विकास में विशेष योगदान दिया है। यहां तक कि सोवियत रूस और जनवादी चीन में साम्यवादी सरकारों की आधिकारिक नीतियों को मार्क्सवादी और लेनिनवाद की संज्ञा दी गई है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इस स्टेटमेंट को कि सोवियत रूस और जनवादी चीन में साम्यवादी सरकारों की आधिकारिक नीतियों को मार्क्सवादी और लेनिनवादी की संज्ञा दी जाती है। लेनिन 20वीं सदी के शुरू में रूस की उत्पीड़नकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने वहां समाजवादी क्रांति लाने और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई और इसे क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने मार्क्स और एंगल्स के विचारों को प्रामाणिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। परंतु समाजवादी क्रांति के विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में चलाने के लिए लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन में विशेष रूप से 3 नए विचारों को समावेश किया। उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन में 3 नए विचारों का समावेश किया, जिनमें पहला क्या था? विचारधारा की भूमिका, दूसरा था साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और थर्ड था साम्यवादी दल की भूमिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में चारों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा विचारधारा की विशेषता नहीं है, एक आइडियोलॉजी का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन ए है एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, ऑप्शन बी है राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, ऑप्शन सी है एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, ऑप्शन डी है वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन सा विचारधारा का विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, जबकि करते हैं। विचारधारा में ये बात कही गई है कि विचारधारा एक ऐसी राजनीतिक विचार होती है जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट करती है। देखिए, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, वो विचारधारा की विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि विचारधारा का अर्थ है किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय जिनके आधार पर वह किसी विशेष ढंग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन को उचित या अनुचित ठहराता है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो विचारधारा विश्वास का विषय है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। और दूसरे संदर्भ में विचारधारा विचारों के विज्ञान का संकेत देती है। विचारधारा विचारों के विज्ञान का संकेत देती है। और सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक डेस्टर्ट द ट्रेसी ने 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के अर्थ में किया था। आप ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक डेस्टर्ट द ट्रेसी ने 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के अर्थ में किया था। और ट्रेसी ने यह तर्क दिया था कि सही अर्थ में हमारे विचार अनुभव मूलक ज्ञान पर आधारित होते हैं। अलौकिक या आध्यात्मिक घटनाएं सही विचारों के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाती है। हमारे जो विचार हैं वो सिर्फ अनुभव मूलक ज्ञान पर आधारित होते हैं, ऐसा डेस्टर्ट द ट्रेसी का कहना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है? ऑप्शन ए है गैब्रियल आमंड, ऑप्शन बी है सिगमंड न्यूमन, ऑप्शन सी है राइस सी मैक्रेडिस और वार्ड, ऑप्शन डी है एमजी स्मिथ। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए। मैं आपको इसलिए आंसर बता दे रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप अपने से आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइस सी मैक्रेडिस और वाट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राइस सी मैक्रेडिस और वाट ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है। देखिए, माइकल कर्टिस की एक रचना थी। उन्होंने अपनी कृति कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन एसे इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। माइकल कर्टिस, याद रखिएगा इस नाम को आप। माइकल कर्टिस की एक रचना थी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसका पूरा नाम है एन इंट्रोडक्टरी एसे इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। इसके अंतर्गत माइकल कर्टिस का कहना था, उन्होंने इसके अंतर्गत लिखा है अपने इस फेमस बुक में कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार ऐसे व्यवहार, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, विचारों और मूल्यों से है जो एक से अधिक देशों में पाया जाता है, और इसके अंतर्गत एक से अधिक राष्ट्रों के बीच उन नियमितताओं और प्रतिमानों, उन समानताओं और भिन्नताओं का पता लगाते हैं जिनसे राज्यों की मूल प्रकृति, कार्यविधि और मान्यताओं को स्पष्ट करने में सहायता मिल सके। इस अध्ययन के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र राज्यों या राजनीतिक प्रणालियों की तुलना भी कर सकते हैं या फिर किन्हीं विशेष प्रक्रियाओं या संस्थात्मक गतिविधियों की तुलना कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है कि द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक के लेखक हैं जीन ब्लॉन्डेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे अभिकथन और तर्क के रूप में दो वक्तव्य दिए गए हैं, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन ए है, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्यात संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। तर्कार है, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निदर्श के रूप में की जाती है। कूट दे रखा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में प्रणाली विश्लेषण का विशेष स्थान है, सिस्टम एनालिसिस का विशेष स्थान है। और अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड स्टन, नाम याद रखिएगा, डेविड स्टन अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1953 में अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यह तर्क दिया कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें सिद्धांत का विषय बनाना चाहिए। उन्होंने ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहा जिसमें सारे सामाजिक विज्ञान समा जाए। और स्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंतर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाता है। मैं फिर से इस स्टेटमेंट को रिपीट कर दे रहा हूं
ईस्टर्न क्या कहते थे? ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाता है। मतलब यह है कि इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं जिनके द्वारा समाज के संसाधनों को भिन्न भिन्न समूहों के उपयोग के लिए नियत किया जाता है और इन नियमों तथा आदेशों को समाज के लिए प्रामाणिक या अनिवार्य मानकर उनका पालन किया जाता है। राजनीतिक प्रणाली को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत कहा जाता है और जिसे इंग्लिश में इनपुट कहते हैं। आगत को इंग्लिश में इनपुट कहते हैं और यह प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करती है उन्हें निर्गत कहा जाता है। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन से मांगे और समर्थन आगत के रूप में प्राप्त होते हैं और यह प्रणाली नीतियां और निर्णय बनाकर उन्हें निर्गत के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित करती है। यही नीतियां और निर्णय आधिकारिक आवंटन का आधार बनते हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे अभिकथन और तर्क के रूप में दो वक्तव्य दिए गए हैं। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से करना है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको एग्जाम देने में उतना ही आसानी होगी। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, प्रैक्टिस पर हर चीज डिपेंड करता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया जाता है, क्वेश्चन को ऑप्शन के रूप में दे दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चंस को आपको करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से एक आइडिया मिलता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभिकथन ए है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तर्क आर है, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात बहुत सी अफ्रीकी एशिया राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और तर्क में दे रखा है कि आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, यहाँ बात किया जा रहा है। और नीचे में बात किया जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मानो उनका जो लिबर्टी है वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में है, उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं अपने स्थान पर, लेकिन जो तर्क आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही है। ऑप्शन ए है संविधान में परिवर्तन। ऑप्शन बी है एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ऑप्शन सी है राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद। ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। कूट दे रखा है, ए और बी सही है। ऑप्शन बी, ए और डी सही है। ऑप्शन सी, बी और सी सही है और ऑप्शन डी, ए बी सी डी चारों सही हैं। बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी ये चारों सही हैं। देखिए क्रांति का अर्थ होता है सामाजिक जीवन में आकस्मिक, त्वरित और युगांतकारी परिवर्तन जो सारे सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और विचार प्रणाली को एकदम नए रूप में ढाल दे।
और जिसका प्रभाव चिरस्थायी हो। इस परिवर्तन की शुरुआत राजनीतिक जीवन में भी हो सकती है और गैर राजनीतिक जीवन में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप देखें तो फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति इत्यादि राजनीतिक क्रांतियों के रूप में शुरू हुई, परंतु औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, कलात्मक क्रांति और प्रबंधकीय क्रांति ये सभी गैर राजनीतिक क्रांतियां थी। हालांकि राजनीतिक जीवन पर इनका भी विस्तृत प्रभाव पड़ा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्रांति के संबंध में सही तत्व है। संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, क्रांति के संबंध में ये तत्व भी सही है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में भी मौलिक परिवर्तन होता है क्रांति के फलस्वरूप। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन बी है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। ऑप्शन सी है, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। ऑप्शन डी है, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़े होंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बताइए बताइए क्या होगा, कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों सही है, ये चारों सही है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। यह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक क्वालिटी है, एक बेसिक फीचर है। बी, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। बिल्कुल, प्रशासनिक प्रशासन की सुविधा के लिए विभिन्न जनपद या जिले संगठित नहीं किए जा सकते, परंतु यह आवश्यक है कि इन प्रशासनिक क्षेत्रों का जो भी शक्तियां प्राप्त हो वे सब केंद्रीय सरकार के विवेक पर आश्रित हो। ये बात है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जा सकती है और इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। सिर्फ केंद्रीय स्तर पर कानून का निर्माण होता है, जैसे कि संसद में कानून का निर्माण होता है। ठीक है, एकल विधि निर्माण निकाय होता है इसमें। जैसे यदि भारत में एकात्मक प्रणाली होती तो संसद में सिर्फ कानून बनाए जाते, लेकिन भारत में तो संघात्मक प्रणाली है। लेकिन जिन भी देशों में जैसे कि एकात्मक प्रणाली किन किन देशों में मौजूद है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इन देशों में एकात्मक प्रणाली मौजूद है। तो इन देशों में जो कानून बनाई जाती है वो सिर्फ एक ही संस्था के द्वारा बनाई जाती है, वो है संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा। अर्थात इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा सिर्फ कानून बनाया जाता है और एकात्मक राज्य में एक ही केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित होता है। एकात्मक राज्य जो है वो एक ही केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और पूरे राज्य के पूरे क्षेत्र में केंद्र की सत्ता सर्वोच्च होती है और किसी कानून के अंतर्गत उसके किसी हिस्से को कोई ऐसी विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं होती जो केंद्र की शक्ति को सीमित कर सके। एवी डाइसी का एक स्टेटमेंट था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कि एकात्मकता ऐसे राजनीतिक संगठन का संकेत देती है जिसमें एक केंद्रीय शक्ति नियम पूर्वक सर्वोच्च विधायी सत्ता का प्रयोग करती है। सिर्फ एकमात्र एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है, एक सेंट्रल पावर होता है और वो एक सर्वोच्च विधायी सत्ता का प्रयोग करती है।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी पढ़ लीजिए, दोनों में डिफरेंस को समझ लीजिए। आने वाले समय में मैं इस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन कलेक्शन आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी एफर्ट और यह वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और यह जो वीडियो है वो सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये सब जो क्वेश्चन है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकता है। फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।